केशवलाल और उसके दो बेटे, सगा बेटा धीरज और सौतेला बेटा विकास गांव में एक साथ रहते थे। विकास केशवलाल का सौतेला बेटा था, पर केशवलाल अपने दोनों बेटों से एक समान प्यार करता था। एक दिन केशवलाल खटिया पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी विकास सामने से चाय लेकर आता है और केशवलाल से बोलता है, पिताजी, ये आपकी चाय। आज चाय तो बहुत अच्छी लग रही है। चाय पीते ही केशवलाल बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। केशवलाल की मौत होने के कुछ दिन बाद ही विकास घर में अकेला खाना बना रहा होता है। तभी घर की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं, जबकि बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी। ये सब क्या है? बाहर कोई हवा नहीं चल रही, फिर ये खिड़कियां कैसे हिल रही थी? हो सकता है कमजोर होने के कारण हिल रही हो। ऐसा कहकर विकास खिड़की बंद कर देता है। खिड़की बंद करके जैसे ही वो मुड़ता है, उसके सामने एक डरावना सड़ा हुआ सा चेहरा आ जाता है, जिसको देख वो जोरों से चीखता है और आंखें बंद कर लेता है। और जैसे ही आंखें खोलता है, वहाँ कोई नहीं होता। विकास घबरा जाता है और उसके हाथ में जो सामान होता है वो गिर जाता है और वो सामान उठाने के लिए झुकता है। तभी कोई उसके गले को पीछे से पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। तभी विकास जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ भाई। विकास की आवाज सुनकर धीरज भागते हुए आता है और विकास को नीचे गिरा देखकर बोलता है, क्यों तुमसे ये काम ढंग से नहीं होता ना? सारा सामान तोड़ दिया तूने। तू आज पूरी रात घर के बाहर पहरा देगा, समझ गया? कामचोर कहीं का। ठीक है भैया। धीरज के कहने पर विकास रात को घर के बाहर एक खट पर बैठकर पहरा दे रहा था कि तभी उसकी खट के नीचे से जैसे कोई उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही विकास नीचे देखता है, नीचे कोई नहीं था। अब जैसे ही विकास ऊपर उठता है, तभी उसके बाप का डरावना चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है, जो खून से भरा हुआ था। विकास डर के नीचे गिर जाता है और लड़खड़ाते हुए भागकर अपने भाई के पास जाता है। विकास धीरज को हाथ से उठाता है और घबराते घबराते बोलता है, धीरज उठो, जल्दी उठो बाबूजी, बाबूजी। धीरज जैसे ही बाबूजी सुनता है, उठ के बैठ जाता है और बोलता है, कहाँ है? कहाँ है? बोलना कहाँ है? बाहर बरामदे में। धीरज भागते भागते विकास के साथ बरामदे में जाता है, पर बरामदे में कोई नहीं होता है। धीरज गुस्से में विकास से बोलता है, पागल है क्या? इतनी रात को सारी नींद खराब कर दी। चल जा, जाकर अपना काम कर। जी भैया। दूसरे दिन विकास सुबह सुबह काम कर रहा होता है। तभी उसके कान में हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं। विकास, विकास, विकास। विकास आवाजें सुनकर घबरा कर बोलता है, कौन है यहाँ? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बोलो, छोड़ दो मुझे। वो आवाजें और जोर जोर से विकास के कानों में आने लगती हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मरना ही होगा विकास। विकास आवाज से परेशान होकर कोने में बैठकर रोने लग जाता है। तभी उसके सिर पर कुछ पानी की बूंद जैसा गिरता है। विकास जैसे ही बूंद को उंगली पर लगाकर देखता है तो वो खून की बूंद होती है, जिसे देखकर विकास डरकर झटपटा जाता है। जैसे ही भागता है, पीछे से उसको धक्का लगता है और वो गिर जाता है। विकास जोर से चिल्लाता है, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। विकास चिल्ला ही रहा होता है कि धीरज अपने दोस्त विजय के साथ घर आता है। विकास को ऐसे चीखता देख विजय धीरज से बोलता है, कौन है और ये क्या हो गया इसको? ये ऐसे क्यों चीख रहा है? अरे ये मेरे बाप का सौतेला बेटा है और मेरे बाप के निपटने के बाद ये पागल हो गया है। इस जगह पर इसे हमारे मरे हुए पिताजी दिखाई देते हैं। अरे तो इस पागल को घर में क्यों रखा है? निकाल दे घर से बाहर। अरे कब का निकाल चुका होता, पर क्या बताऊं। चल अंदर बैठकर बात करते हैं। और सुन विकास, हमारे लिए 2 ग्लास भेज दे। विकास धीरज और विजय के सामने 2 ग्लास रख के चला जाता है और सभी चीजों से परेशान होकर खुद को मारने की कोशिश करता है और छत पर चढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ धीरज और विजय शराब की बोतल खोलकर बैठ जाते हैं। विजय 2 पैग पीने के बाद बोलता है, यार धीरज, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तू इससे इतना चिढ़ता है, फिर इस बोझ को अपने घर पर क्यों रखा हुआ है? अरे मेरे मरे हुए उस बूढ़े बाप की मेहरबानी है। कहने को सौतेला है, लेकिन मेरे बाप ने मेरे हिस्से की जमीन इसको दे दी है। वो इसके नाम पर खेत की और इस घर की आधी जमीन करके परलोक सिधार गए हैं, इसलिए इसको निकाल नहीं सकता।
बस एक बार ये 18 का हो जाए, इससे पेपर पर साइन करवाकर इसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सही है यार। वैसे यार तेरे पिताजी को देखकर लगता नहीं था वो इतनी जल्दी निपट जाएंगे। अरे कोई निपटा नहीं है वो, उस बुढ़े की चाय में चुपके से जहर मिलाकर मैंने उसे निपटाया है, समझ गया? केशवलाल की आत्मा वहीं थी और वो विजय और धीरज की सारी बातें सुन रहे थे। धीरज की बातें सुनकर केशवलाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। पूरे घर में तूफान सा आ जाता है और सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। ये सब देखकर विजय अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं धीरज पर हवा में उड़ने वाले सभी सामान हमला करने लगते हैं। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। वहीं अकेले कमरे में बैठे हुए धीरज को पीछे से झटका लगता है और वो घबराकर पीछे देखता है। उसको अपने पीछे केशवलाल का भयानक चेहरा दिखता है। केशवलाल उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी धीरज जोर जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ। धीरज की आवाज सुनकर विकास दौड़ कर आता है और केशवलाल को ऐसे देखकर बोलता है, बाबूजी ये आप क्या कर रहे हो? आप हमसे इतने नाराज क्यों हैं बाबूजी? आप इस तरह हमें क्यों मारना चाहते हैं बाबूजी? ऐसा मत कीजिए। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता बेटा, मुझसे भूल हो गई। जो मैंने तुम्हें गलत समझा, धोखेबाज और फरेबी तो ये है। इसने मेरी चाय में जहर मिलाकर मुझे मार डाला। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पर बाबूजी भैया को मारकर आपको क्या मिलेगा? क्या आपको वापस जिंदगी मिल सकती है? भैया ने जो किया वो गलत है, लेकिन आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं बाबूजी? बेटा ये तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता है, फिर भी तुम इसको बचाना चाहते हो? हाँ बाबूजी, क्योंकि ये मेरा भाई है और आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये आप ही का तो बेटा है और जो किसी को माफ करता है वही सबसे बड़ा होता है। और आप तो वैसे भी बड़े हैं ना बाबूजी। केशवलाल विकास की बातें सुनकर शांत हो जाता है और धीरज से बोलता है, आज तुम्हारे सौतेले भाई ने, जिससे तुम बहुत नफरत करते हो, उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम जिंदगी भर इससे नफरत करते रहे और ये तुमसे प्यार करता है। केशवलाल की बातें सुनकर धीरज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विकास और केशवलाल दोनों से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। धीरज को अपनी गलती का एहसास होता है। केशवलाल भी धीरज को माफ कर देते हैं और केशव अब विकास से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। एक कस्बे में रमेश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता है। उनकी एक 10 साल की बेटी सौम्या भी है। रमेश का बाहर भी एक महिला के साथ लव अफेयर है, जिसका नाम रजनी है। एक सुबह रमेश पार्क में रजनी से मिलने आता है। रजनी थोड़ी देरी से आई है। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या तुमको पता नहीं कि मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकालकर तुमसे मिलने आता हूँ और तुम हो कि हमेशा देर करती हो? अच्छा, ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हमें कभी तो सबके सामने आना होगा ना। तुम तो जानती हो कि मेरी बीवी और बच्चे हैं, तो वो दिन तो कभी नहीं आएगा। मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम आज कैसी बातें कर रही हो? मैं शादी नहीं कर सकता। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। रमेश रजनी को आवाज लगाता हुआ रह जाता है, लेकिन रजनी उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रजनी अपने घर है और वो रमेश की बात याद कर रही है। मुझे इस रमेश ने धोखा दिया है, मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। रजनी मन में ये सब सोच रही होती है, तभी उसे रमेश की कॉल आती है। रजनी, वो एक दिक्कत हो गई है। क्या हुआ रमेश? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी पत्नी सुमन का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। अब मेरी बच्ची और मेरा क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ। रजनी रमेश के पास जाती है और उसको सांत्वना देती है और 15 दिन बाद ही रमेश और रजनी शादी कर लेते हैं। शादी के 10 दिन बाद रमेश किसी काम से शहर से बाहर जाता है। रमेश को घर से निकलते हुए 1 घंटा ही हुआ है, लेकिन उसके पास रजनी फोन करती है। रमेश, तुम घर वापस आ जाओ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? बस तुम पहले घर आ जाओ। रजनी, मुझे सच सच सारी बातें बताओ। हमारी सौम्या छत पर खेल रही थी और खेलते खेलते नीचे गिर गई और अब वो हमारे बीच नहीं है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरी फूल सी बच्ची को इस दुनिया से उठा लिया। भगवान, तूने मुझे अकेला कर दिया है। रमेश जल्दी से घर पहुंचता है और खूब रोता है। फिर सौम्या का अंतिम संस्कार किया जाता है।
सौम्या को मरे हुए 1 महीना हो गया है और रजनी भी अब खुशी खुशी रह रही है। रजनी आज बाहर जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही है। अब आराम से रह सकती हूँ। अच्छा हुआ सौम्या और उसकी माँ मर गई। पहले उसके काम भी करने पड़ते थे, अब सारे खर्चे बच गए। अब हम विदेश का टूर भी कर सकते हैं। सौम्या खुश होकर तैयार होने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके हाथ से कपड़े छूट जाते हैं और चीख निकल जाती है क्योंकि सामने सौम्या का भूत खड़ा है। भूत! भूत नहीं, मैं सौम्या हूँ। सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सौम्या, सौम्या, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना? मेरी माँ को भी मार दिया तुमने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे माफ कर दो। रजनी इतना कहकर बेहोश हो जाती है, लेकिन आज रजनी जितनी बार भी होश में आती है, वो सौम्या को उसके पास ही खड़ी पाती है। अगले दिन रमेश वापस घर आता है। रजनी उसे सारी बात बताती है। नहीं रजनी, मैं नहीं मान सकता कि मेरी बेटी भूत बनकर परेशान करेगी। और अगर ऐसा है तो सौम्या मुझसे बहुत प्यार करती थी। सौम्या बेटा, तेरा पिता तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। अगर तू घर में है तो मेरे सामने आ जा बेटा। सौम्या का भूत रमेश और रजनी के सामने आ जाता है। ये देखकर रमेश बहुत रोता है। पापा, पापा आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक रजनी नहीं मर जाती है मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटा, ये तेरी माँ है। बस पापा बस, मुझे घिन आती है इससे। आप जानते भी हो कि मेरी मौत कैसे हुई। रमेश शहर से बाहर गया है और सौम्या छत पर खेल रही है। तभी वहाँ रजनी आती है। बेटा, तुम यहाँ खेल रही हो? मैं तो कब से नीचे इंतजार कर रही हूँ। बताओ आज तुम्हें खाने में क्या खाना है? हर रोज ये औरत मुझे मारती है, गाना देती है, खाना नहीं देती। लेकिन आज इसे क्या हो गया है कि ये कह रही है कि मेरी पसंद का खाना बनेगा। रजनी बात करते हुए सौम्या के पास आती है और एक जोर का धक्का उसे मारती है। सौम्या की चीख निकल जाती है और वो छत से नीचे गिर जाती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरी माँ को किसने मारा था? जब माँ बाजार जा रही थी तो तुमने ही माँ का एक्सीडेंट कराया था। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मैंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खो दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया विश्वासघात? आप मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इन दोनों को बहुत प्यार करती थी। बस अब चुप हो जाओ रजनी, मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता हूँ। पापा, आप कसम लीजिए कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ बेटा, मैं कसम खाता हूँ। ठीक है पापा, अब रजनी को उसके किए की सजा मिलेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सौम्या रजनी का गला दबा देती है और रजनी की सांस रुकने से मौत हो जाती है। रजनी की मौत के बाद सौम्या की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और रमेश अपना एक NGO बनाता है जिसमें वो ऐसे बच्चों और महिलाओं की मदद करता है।